नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। आज हम करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ देंगे वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। नारायण मंदिर पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नारायण, आपका सवाल क्या है, पूछिए। आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगा जी। Actually, I was watching this program. जी। But in July 2011, I met with an accident. जी जी। तो उसके बाद जब मैं ऑफिस पे आया तो उसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। नारायण, बहुत बहुत खुशी हुई आपने अपना सवाल हमें भेजा। बताइए, आप जानना क्या चाहते हैं, किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं? मैम, मेरे को नेक्स्ट 5 इयर्स में 10 लाख रुपए चाहिए जी। नया घर खरीदने के लिए। और नेक्स्ट 15 इयर्स में 15 लाख रुपीज फॉर माई गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज। ठीक है, ठीक है। आपका करंट निवेश क्या है? अभी आप कितने पैसे कहाँ डालते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, अभी मैंने जो आपको भेजा है मैक्स न्यूयॉर्क में 2000 पर मंथ। जी। मैक्स न्यूयॉर्क की होल लाइफ पॉलिसी है 6092 हाफ ईयरली। जी। उसके बाद पीपीएफ में 2000। LIC चाइल्ड करियर पॉलिसी है जो मैंने अभी चालू किया है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है HDFC टॉप 2000 रुपीज, देन HDFC क्रेडिट 1000 रुपीज, DSP टॉप 100 इक्विटी 1000 रुपीज, IDFC प्रीमियर इक्विटी 3000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। हेमंत, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इनके टारगेट्स के हिसाब से आपको इनका निवेश अब तक कैसा लग रहा है जो इन्होंने बताया है? कविता, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि नारायण ने जो इन्फॉर्मेशन हमको दी है, देखिए, जब भी हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो उसके बहुत कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जो आई थिंक डिसाइड करते हैं किस तरह की सक्सेस हम फाइनेंशियल प्लानिंग में ले पाएंगे। सबसे पहला होता है, नारायण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारे जो गोल्स होते हैं उनको हम डिफाइन करें और हर एक गोल को एक टाइम होराइजन दें, यानी कितने समय के बाद, कितने समय में आप उस गोल को अचीव करना चाहेंगे। और तीसरा होता है कि कितना टारगेट हमको चाहिए उसको अचीव करने के लिए। तो आई थिंक कविता, यहाँ पे इन्होंने तीनों चीजें जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। तो मैं कहूंगा कि पहला स्टेप उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिया है। और दूसरा एक स्टेप होता है इंपॉर्टेंट जो है, वो होता है रिस्क मैनेजमेंट का। यानी जब भी आप लंबा प्रोसेस शुरू करें अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का, उससे पहले ये ध्यान रखें कि आपने हर तरह का रिस्क, यानी जो आपकी लाइफ का रिस्क है, आपकी हेल्थ का रिस्क है, आपकी प्रॉपर्टी का जो भी रिस्क एसोसिएटेड है, उसको आपने अच्छे से कवर किया हो। तो आई थिंक ये दो चीजें अगर कभी भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग से करें तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या, हम एसेट एलोकेशन डिसाइड कर पाते हैं कि कितना पैसा हमको इक्विटी में जाए, कितना पैसा हमको डेट में जाए। उसका फायदा क्या है, क्योंकि हम एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, हम अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क नहीं लेते। दूसरा, कई बार हम ऐसा होता है कि मार्केट में जब उतार चढ़ाव होता है, हम अपनी अच्छी खासी पॉलिसी को छोड़ के, प्लानिंग को छोड़ के, कभी डेट से पैसा इक्विटी में, इक्विटी से डेट में करते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें तो ये गलतियां हम नहीं करते। उसमें काफी हद तक हमारी सक्सेस जो है वो डिटरमिन होती है। अगर हम यहाँ पे नारायण के टारगेट्स की बात करें, पहला इनका टारगेट है 5 साल में ये 10 लाख का कॉर्पोरेट बनाना चाहते हैं ताकि अपना एक नया घर ले सकें। क्योंकि 5 साल का कॉर्पस है, बहुत लंबा समय नहीं है, एवरेज होल्डिंग पीरियड इज जस्ट 2.5 years। तो बहुत ज्यादा पैसा इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है इनको एक मिक्स करना चाहिए। आधा पैसा डालिए आप इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड के अंदर, आधा पैसा डालिए डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, यानी कि जो MIPs होते हैं। तो कुछ फंड मैं इनको बता सकता हूं यहाँ पे, HDFC प्रूडेंस देख सकते हैं आप इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड में, और डेट साइड में, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड में आप HDFC MIP लॉन्ग टर्म या रिलायंस MIP देख सकते हैं। तो करीब अगर आप 13,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करें तो आप इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दूसरा इनका टारगेट कविता है यहाँ पे अपनी बच्ची की पढ़ाई और शादी के लिए 15 लाख का इन्होंने टारगेट बोला है। मुझे टाइम होराइजन उन्होंने शायद 15 साल दिया, मुझे लगता है 15 से 20 होगा, क्योंकि एजुकेशन है और फिर मैरिज होगी। तो अगर हम ये मान के चले, क्योंकि यहाँ पे 15 साल का टाइम होराइजन है, यहाँ पे ये पूरा पैसा जो है वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड जो उनमें लगा सकते हैं, अच्छे जो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। तो यहाँ पे आप 3,200 रुपए अगर इन्वेस्ट करें इस पूरे टर्म के लिए तो ये इनका टारगेट यहाँ पे अचीव कर पाएंगे। और तीसरा जो गोल है उनका है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग का। 25 साल में करीब 75 लाख रुपए ये कॉर्पस बनाना चाहते हैं। यहाँ भी
वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स को अगर देखें तो हम 12% का अगर रिटर्न मान के चलें तो करीब 4,500 रुपए उनको इन्वेस्ट करने हैं। तो इन जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए 7,700। इनकी अगर हम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 7,000 रुपए ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें 1,000 रुपए जो है वो है गोल्ड फंड के अंदर। तो मुझे लगता है सिर्फ 1,000 रुपए अगर ये बढ़ा दें तो अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। एक चेंज मैं इनको यहाँ पे बताना चाहूंगा, डीएसपी टॉप 100 में जो 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बंद करके वो 1,000 रुपए आप एचडीएफसी इक्विटी जो एग्जिस्टिंग फंड है आपके पास उसमें बढ़ा दीजिए और 1,000 रुपए जो है एचडीएफसी टॉप 200 में बढ़ा दीजिए। डीएसपी टॉप 100 बंद करने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि फंड अच्छा नहीं है, काफी अच्छा फंड है, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो में देखना है किस तरह की सही बैलेंसिंग उनको चाहिए। तो इनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए 3 फंड, बाकी 3 फंड जो एचडीएफसी टॉप 200, एचडीएफसी इक्विटी और आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी और चौथा है गोल्ड फंड, इस तरह से अगर ये इन्वेस्टमेंट करें तो अपने पूरे गोल्स को ये अचीव कर पाएंगे। अब एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो इनके रिटायरमेंट को लेकर है। इन्फ्लेशन अगर हम ध्यान में रखते हैं तो क्या आपको लगता है 25 साल के बाद 75 लाख काफी होंगे इनके लिए? देखिए कविता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया है। अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं चाहूंगा नारायण आप फिर से इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि हम एक अगर आपका टारगेट लेके चलें 15 साल में जो 15 लाख आप एजुकेशन की और मैरिज की बात कर रहे हैं, अगर वो आज की वैल्यू में देख रहे हैं और अगर मैं 6% इन्फ्लेशन भी पकड़ के चलूं तो इनको करीब 35 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी 15 साल के बाद। तो जब भी हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, टारगेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और टारगेट बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करें। और जब आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे तो आप सही अंदाजा लगा पाएंगे कितना पैसा आपको चाहिए। दूसरा, आपका फोकस उन एसेट क्लासेस पे रहेगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करो तो इक्विटी पे ध्यान दीजिए और जब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आप जो है वो डेट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स को देखो। तो आई थिंक इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा, एसेट एलोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन आपके मुताबिक कितना होना चाहिए 25 साल के बाद अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करते हैं तो इन्हें और कितना निवेश करना चाहिए? देखिए वो डिपेंड करता है बेसिकली कि हमारा अभी इनकम लेवल कितना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने हद तक हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। बट जैसा मैंने कहा, अगर हम एक बॉल पार्क फिगर लेके चले, जैसे मैंने बताया आपको एजुकेशन के लिए 15 लाख का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं और अगर मैं इन्फ्लेशन लूं 6%, अगर उन्होंने आज की वैल्यू में लिया है तो इनको तकरीबन 35 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से जो रिटायरमेंट गोल है वो भी अगर इन्फ्लेशन नहीं लिया है तो वो काफी बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या इंश्योरेंस में इनका जो निवेश जो प्लानिंग आपको ठीक लग रही है? देखिए कविता, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, इन्होंने कहा इनके पास एक टर्म पॉलिसी है 75 लाख की। टर्म इंश्योरेंस के लिए, लाइफ इंश्योरेंस के लिए एक थंब रूल है जो हम बोलते हैं कि आपके 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके साथ दूसरे और भी फैक्टर्स रहते हैं कि आपने अगर हाउसिंग लोन लिया है या आपकी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, उन चीजों को ध्यान में, जैसे मैंने कहा थंब रूल है 10 टाइम्स। अगर नारायण ने इस चीज को ध्यान में रखा है तो मुझे लगता है इनके पास जो बाकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, एक एंडोमेंट प्लान है, चाइल्ड करियर प्लान है, एक यूलिप है, उसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस है नहीं, क्योंकि एक तरफ आपने अगर रिस्क कवर कर दिया और आपकी इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से कर रही है तो बहुत ज्यादा इंश्योरेंस और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जो इंश्योरेंस में डाल के कुछ बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सा रीअसेस करने की जरूरत है। नारायण, तो आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिल गया है? मैम, मेरा एक सवाल है, ये जो लाइफ में टर्म प्लान के बारे में जी। मैंने लाइफ मीन्स एक्चुअली इनिशियली मैंने ऑनलाइन गया था अविवा के साथ, अविवा आई लाइफ के साथ। तो पहले प्रीमियम था 649, उसके बाद जब आफ्टर 2 मंथ इंक्रीज टू 973। ठीक है। और उसके बाद मैंने ऑफलाइन जाना पसंद किया। ये मैंने सही किया या इसमें कुछ बोल सकते हैं? ठीक है, हेमंत बताइए, जल्दी से आप बताइए कि क्या कर सकते हैं। देखिए कविता, उन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे अविवा का, एक उनकी आई लाइफ टर्म जो है पहले उसमें कर रहे थे ऑनलाइन। देखिए जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हमारा डेफिनेटली जो प्रीमियम है वो कम रहता है, लेकिन जिस ये प्लान में अभी गए हैं, प्लैटिनम जो प्लान है, उसमें फीचर्स बहुत ज्यादा है। मतलब उसमें 3 ऑप्शंस हैं उनके पास, किस तरह से वो चाहें कि क्लेमेंट को पैसा मिले, उसमें राइडर्स भी हैं वहां पे। तो आई थिंक डिपेंड करता है इंडिविजुअली आप किस तरह से देखें। अगर हम खाली कंपैरिजन करें इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, ऑनलाइन डेफिनेटली चीपर है, पर शायद उसमें इतने फीचर्स ना रहें जो आपको दूसरी प्लान में मिले। तो जैसा मैंने कहा, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कीजिए, बट प्योर अगर टर्म प्लान लेना है तो डेफिनेटली जहां जहां पे अवेलेबल है ऑनलाइन जो है वो सस्ता पड़ता है। चलिए, इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। आज योर मनी में हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रस्तगी। लेते हैं अगला सवाल। दिल्ली से अरुण कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। अरुण, गुड इवनिंग। बताइए आप क्या करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट कैसी है? मैडम, मेरा नाम अरुण कुमार है, दिल्ली से जी। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और जो मेरी पर मंथ की सैलरी है अराउंड 60,000 है, जो मैंने मेल मेंशन किया जी। और जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो भी मैंने कुछ मेंशन किया, मैंने मेल में किया। उसमें मेरे पास है एक प्रामिका डायनामिक म्यूचुअल फंड है जिसके लिए मैं 1,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ जी। हेलो जी जी जी। एक है मेरे पास बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड एंड एक है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इनमें 1,000 रुपए पर मंथ SIP करता हूँ। उसके बाद है मेरे पास रिलायंस टैक्स सेवर मैंने 2 लिया था इस बार जी, जिसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। और मेरे पास कुछ इंश्योरेंस है मैक्स न्यूज लाइफ के यूनिट बिल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान फंड कवरेज जी। मेरा सवाल इसमें मैडम ये था कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे पास एक है मैक्स न्यूयॉर्क का लाइफ इंश्योरेंस है, ये यूनिट लिंक प्लान है जी, जिसके लिए मैं पर ईयर जो है कोई 12,000 देता हूँ मैं इसका प्रीमियम। लास्ट में 3 ईयर से दे रहा हूँ, बट इसकी जो करंट वैल्यू है काफी कम है, 18,000। ओके, तो मैं इसमें इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ? ठीक है। दूसरा सवाल था मेरा ये कि जो मेरा फ्यूचर गोल है उसमें था कि जो मेरी डॉटर है 3 ईयर्स की है अभी और मुझे उसके मैरिज पर्पज से है कोई 25 लाख भी चाहिए। ठीक है। एंड मेरा सन है कोई अभी 2 मंथ्स का है, उसके लिए जो है +2 या उसके ऊपर हो तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। ठीक है। और मेरे रिटायरमेंट प्लान के लिए कोई मुझे 25,000 रुपीज पर मंथ चाहिए। तो मुझे इसके लिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना अमाउंट करना चाहिए और किस फंड में करना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हेमंत, आप बताएं कैसे शुरुआत करें? देखिए, कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो सबसे पहले? देखिए, एक अच्छी बात है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस शुरू किया है, कुछ इंश्योरेंस भी ली है, बट जिस तरीके से होना चाहिए मुझे लगता नहीं उस तरह से हुआ है, तो आई थिंक उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है यहाँ पे। सबसे पहले अरुण की हम बात करेंगे इंश्योरेंस की। इन्होंने कहा इनके पास एक टर्म पॉलिसी है करीब 10 लाख रुपए की और इनकी जो इनकम है 60,000 पर मंथ, मतलब एनुअल इनकम पकड़ लीजिए अब 7,20,000 प्लस इनका एक हाउसिंग लोन है करीब 7.5-8 लाख रुपए का। तो मेरे हिसाब से अगर मैं जैसे मैंने कहा थंब रूल के हिसाब से जाऊं तो इनकी जो इंश्योरेंस कवर है वो करीब 80 लाख का होना चाहिए और इन्होंने सिर्फ 10 लाख का अभी तक इंश्योरेंस लिया है। तो मेरी सलाह आपको ये अरुण, सबसे पहले आप एक टर्म प्लान ले एक 70 लाख का, ताकि आपको जो रिस्क कवर जो एडिक्वेट होना चाहिए था आपकी एनुअल इनकम हिसाब से और आपकी जो और ऑब्लिगेशन है इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग लोन उसको कवर करने के लिए, तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस तो शुरू करेंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन साथ में सबसे पहले जो है अपनी इंश्योरेंस कवर को आप कंप्लीट कीजिए। जहां तक अगर हम इनके गोल्स की बात करें, पहला जो गोल है इनका करीब है वो डॉटर्स की मैरिज की है। इन्होंने कहा करीब 25 लाख रुपए इनको चाहिए, 3 साल की बेटी है। टाइम होराइजन नहीं दिया, इसलिए मैं हमेशा जैसे मैंने पहले भी कहा था किसी भी प्लानिंग करने से पहले हर गोल को एक टाइम होराइजन दीजिए ताकि आप जो ठीक तरीके से उसको प्लान कर सकें। तो मैं यहां मान के चल रहा हूं कि आपको इसको पूरा करने के लिए 20 साल का समय है आपके पास। 3 साल की बेटी में करीब 20 साल का आपको यहाँ पे समय आपका मान के चल रहा हूं। तो अगर मैं 12% के हिसाब से एनुअलाइज अगर रिटर्न पकड़ के चलूं, अगर आप इक्विटी फंड में SIP के द्वारा इन्वेस्ट करें तो करीब आपको 3,000 रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं पहले गोल के लिए। इसमें से 1,000 रुपए आप HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू कीजिए और 2,000 रुपए आप ICICI फोकस ब्लू चिप में इन्वेस्ट कीजिए। तो इन 2 फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए इस पर्टिकुलर गोल के लिए। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप लॉन्ग टर्म गोल्स या किसी भी तरह के गोल्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कोशिश कीजिए कि अपना पोर्टफोलियो जो है गोल बेस बनाए, अलग अलग बनाए। उन सबको एक ही इन्वेस्टमेंट में मत रखिए क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना मुश्किल होता है और कभी कभी क्या होता है हम टेंडेंसी रहती है हम ओवर स्पेंड भी कर जाते हैं किसी गोल के लिए। तो हर एक गोल के लिए अलग सा पोर्टफोलियो बना के रखिए यहाँ पे। दूसरा इनका गोल है यहाँ पे कविता बोल रहे हैं 10 लाख रुपए उनको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने टाइम होराइजन नहीं दिया, मैं करीब मान के चल रहा हूँ कि करीब 13 साल का इनको करीब 16 साल का करीब टाइम होराइजन मान के चल रहा हूं यहाँ पे। उसको भी अगर हम 12% के हिसाब से एनुअलाइज रिटर्न मान के चलें इक्विटी फंड्स के अंदर तो करीब 2,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें इनका एक ऑलरेडी बिरला फ्रंटलाइन में एक SIP चल रहा है 1,000 रुपए का, उसको इसके लिए ईयर मार्क कीजिए और 1,000 रुपए जो है आप इन्वेस्ट करते हैं HDFC इक्विटी में। और तीसरा इनका गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग। इन्होंने कहा कि इनको करीब 25,000 रुपए हर महीने की इनकम चाहिए, मतलब 1 साल में इनको 3 लाख रुपए चाहिए। अगर हम ये मान के चलें कि रिटायरमेंट के टाइम जो भी कॉर्पस हो उस पर अगर हम टैक्स फ्री 6% रिटर्न
अगर कमाएं तो उनको 3 लाख रुपए मिलते हैं यहाँ पे। इसका मतलब उनको करीब 50 लाख रुपए का कॉर्पस बनाना पड़ेगा। उसके लिए उनके पास 26 साल का समय है। इतने लंबे समय के लिए जब इन्वेस्ट करें तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इक्विटी जैसी एसेट क्लास में डालिए। ये बात सही है कि इक्विटी रिस्की है, लेकिन जब हम इतने लंबे समय के लिए सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं तो जितने भी रिस्क है वॉलेटिलिटी के वो काफी हद तक कम हो जाते हैं और सही मायने में इक्विटी का पोटेंशियल जो है इतने लंबे समय में ही सामने आता है। तो वहां पर भी इनको करीब 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। उसमें ये ICICI फोकस, HDFC इक्विटी जैसे फंड, 2 फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। की फैक्टर आपके लिए ये रहेगा कि आप अगर इस प्रोसेस को शुरू करें तो इसको कंटिन्यू रखिए। बहुत समय ऐसे आएंगे आपको लगेगा कि शायद मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, काफी बार हम टेम्पटेशन भी होती है कि इसको रोक दें। ऐसा मत कीजिए। देखिए इतने बड़े टारगेट को भी, क्योंकि इनके पास समय है 50 लाख का जैसे टारगेट है 26 साल में, सिर्फ 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। की फैक्टर ये है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबा समय अपनी इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ही आपकी इन्वेस्टमेंट को फायदा देगा। यूलिप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जैसा मैंने कहा, अगर ये टर्म प्लान ले लेते हैं जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है और इन्वेस्टमेंट जो गोल बेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यूलिप इनको कंटिन्यू करना चाहिए। 3 साल उन्होंने आपने इन्वेस्ट किया, उसको चाहिए तो आप रखिए वहां पे, बट आगे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मुझे लगता है उसको आपको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ फिलहाल योर मनी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या फिर इंश्योरेंस जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक के योर मनी पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com आवाज, और सवाल पोस्ट करने के साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड भी देख सकते हैं। वेलकम बैक। आज योर मनी में हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रस्तगी। हेमंत, अगला ईमेल हमें आया है अवधेश झा से, पटना के रहने वाले हैं ये। इनकी उम्र है 34 साल, सैलरी इनकी है कुछ 14.5 लाख सालाना। अगर अब इनका LIC देखें तो इसमें लगभग 20,000 का निवेश है। 3 LIC की ट्रेडिशनल पॉलिसीज है इनके पास और साथ ही इनके ऊपर होम लोन है जिसका ये EMI देते हैं लगभग 12,000 महीना। अब ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो LIC पॉलिसी का जो कवर लिया हुआ है उन्होंने ये पर्याप्त है या नहीं, और साथ ही 16 साल में रिटायर भी होना चाहते हैं तो किस तरह की स्ट्रैटेजी इनको आप सजेस्ट करेंगे, बताएं। कविता, देखिए यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी अवधेश की, मुझे लगता है काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। आई थिंक कंजर्वेटिव होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जो हम मेहनत से पैसा कमाते हैं उसको ठीक से इन्वेस्ट करें। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में और हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में अगर हम बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएं तो बिलीव मी, हम लॉन्ग टर्म में अपने और अपनी फैमिली को जो है कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं उनके हित के लिए। तो आई थिंक अगर हम इनकी जो इंश्योरेंस का पहले एस्पेक्ट देखें, इनके पास 3 ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं। तीनों का सम एश्योर्ड देखूं तो करीब 29 लाख है। इनकी इनकम जैसे आपने कहा करीब 14.5 लाख रुपए है। फिर से अगर हम थंब रूल की बात करें तो इनको करीब 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए। इनके पास सम एश्योर्ड है सिर्फ 29 लाख रुपए। तो आप देख रहे हैं, जब हम ट्रेडिशनल पॉलिसीज की बात करते हैं, एक तो वहां पे इंश्योरेंस कवर बहुत कम होता है, प्रीमियम ज्यादा होता है, रिटर्न बहुत लो होते हैं। इसी को अगर हम देखें, जो हम हमेशा बोलते हैं टर्म प्लान, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें यहाँ पे देखिए, इनका करीब 16,000 रुपए का प्रीमियम जा रहा है हर महीने इन इंश्योरेंस पॉलिसीज में। अगर हम इनको टर्म पॉलिसी दें 1.5 करोड़ की तो करीब मैक्सिमम उनका जो प्रीमियम लगेगा वो लगेगा करीब 40,000 रुपए का, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है करीब 12,000 रुपए। अगर ये इन्वेस्ट करें अच्छे से इक्विटी ओरिएंटेड फंड में तो 57 लाख का इनका पोर्टफोलियो बनेगा। तो देखिए, सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो आपको इंश्योरेंस का भी पर्याप्त मिलेगा और आपका जो पोर्टफोलियो भी बिल्कुल। वक्त की कमी है हेमंत, आप बताएं रिटायरमेंट के लिए किस तरह प्लानिंग करेंगे अपनी? जैसा मैंने कहा, डेफिनेटली आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट को नहीं देख सकते, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है। अच्छे कुछ फंड आपको बता रहा हूँ, बैलेंस फंड में HDFC प्रूडेंस देखिए, DSP टॉप 100, ICICI फोकस और कैन रेबेको इक्विटी फंड। इस तरह के फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अपने जो रिटायरमेंट कॉर्पस है उसको आप अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आके अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।